इसमें हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 370 के बाद जो नई तस्वीर सामने आई है, ताज़ा तस्वीर सामने आई है नए कश्मीर की, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि एनएसए अजीत डोभाल वहां पर पहुंचे हैं और उन्होंने वहां पर लोगों के साथ गुफ्तगू की, बातचीत की और जिस तरीके से एक आम इंसान खड़े होकर सड़क पर खाना खाते हैं या फिर बिरयानी खाते हैं, वो बिरयानी खाने वाली तस्वीर हमने दिखाई है अपने नाज़रीन को। यानी कि एक तरीके से जो हालात है वो मामूल पर होते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं क्योंकि दत्ता साहब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर दरअंदाजी की। जिस तरीके से सर ने बताया कि वहाँ का जो जोग्राफिया है, जो वहाँ की जो मतलब भूगोल है वो इस तरह का है कि वहाँ पर लोग दरअंदाजी करने लग जाते हैं और दरअंदाजी करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उससे जो है दिक्कतें हो जाती है। मीन्स जो सरहद पार से जो आतंकवादी है या फिर दहशतगर्द है उनको आने में काफ़ी आसानी हो जाती है बनिस्बत के गुजरात की बात करें हम या फिर बाकी और राजस्थान वगैरह की बात करें। क्या लगता है कि वहाँ पर और इजाफी टुकड़ियाँ हमें तैनात करने की ज़रूरत है ताकि अब इस तरह की चीज़ें जो है ना हो पाए? नहीं, बेशक उसकी बहुत आवश्यकता है। जहाँ जहाँ पे पॉसिबल है वहाँ पे टोटल फेंसिंग की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ हमारे जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस है या फिर इंडियन आर्मी है, उनके नया बैटेलियन या फिर ज़्यादा बैटेलियन वहाँ पे भेजने की बहुत आवश्यकता है और सरकार उस दिशा में पूरी तरह से काम कर रही है। और ये जो लगातार जो बैटेलियन बढ़ाया गया है, फौज के संख्या बढ़ाया गया है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बढ़ाया गया है। मैं इसके साथ साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू को भी मानता हूं कि आखिर वहां पे आतंकवाद क्यों पनपा और हमेशा आतंकवाद को क्यों सुरक्षा मिला। वो इसलिए क्योंकि वहां पे जितने सारे आपके जितने अलगाववादी नेता हैं, सेसेशनिस्ट नेता जितने सारे हैं, हुर्रियत के या फिर बाकी संस्थाओं के, और उसके साथ साथ जो मेन दो पॉलिटिकल पार्टी है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन लोगों का कहीं ना कहीं पे ओपनली या फिर हिडन एक कनेक्शन रावलपिंडी के साथ हमेशा रहा है। यानी कि पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के साथ। और पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के आईएसआई के जो डीआईजी है, डायरेक्टर जनरल है, या फिर आर्मी चीफ है पाकिस्तान के, वो जिस तरह से इशारा करते हैं या फिर जिस तरह के निर्देश देते हैं, वो ही निर्देश को ये लोग पालन करते हैं। क्योंकि इनका कहीं ना कहीं पे बहुत बड़े पैमाने पे हवाला के माध्यम से हर कोई जानता है कि नार्को टेरर फंडिंग जो है, जो इस्लामाबाद, काबुल से होते हुए, इस्लामाबाद होते हुए, फिर कश्मीर से होते हुए नेपाल पे और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पे जाता है साउथ ईस्ट एशिया पे, वो कहीं ना कहीं पे वो सारे नार्को टेरर फंडिंग के उस पे ये सब के सब हिस्सेदार है। और इसीलिए मतलब कि इनकी एक मजबूरी भी थी कि उनके साथ इस्लामाबाद के साथ तार जोड़ के रखना, और उसके साथ साथ क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं पे उन्हीं के पैसे पे पनपते थे, उसके चलते भी इनके आका जो इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, उनका डायरेक्शन मानना इनके लिए कंपलसरी था। और इसीलिए आतंकवाद वहां इतने आसानी से पनप पाई और फैल पाई। और उसके साथ साथ जैसे जैसे आइडियोलॉजिकली सूफीइज्म जैसे जैसे खत्म हुआ जम्मू कश्मीर में, और उसका जो रिप्लेसमेंट इन लोगों ने करवाया है बाहर के मौलवियों के माध्यम से, वही भी इस्लाम के, उसके चलते भी बहुत तेजी से और बहुत ही सुपर फास्ट वे में एक आइडियोलॉजिकल बैकअप मिला ये तमाम जितने सारे एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस हैं। आपने बताया कि इसके पीछे क्या वजह रही है। इस वक्त हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, समीर चौंगावकर, सीनियर सहाफ़ी है, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। सर, क्योंकि अगर हम देख रहे हैं आर्टिकल 370 को हटाने के बाद जो है ज़िंदगी मामूल होती नज़र आ रही है। जो लोग ये कह रहे थे कि वहाँ पर मामला ख़राब हो गया है, हालात ख़राब हो गए हैं, कश्मीरियों को आपने कैद करके रखा हुआ है, वो कहीं आ जा नहीं रहे हैं, उसके बाद अब हम तस्वीरें देख रहे हैं कि आर्टिकल 370 हटने के बाद में एनएसए अजीत डोभाल पहुँचे हैं और वहाँ पर जाकर उन्होंने आम लोगों से बातचीत की है और साथ ही बिरयानी खाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ये तस्वीर जो है किस जानिब इशारा करती है? देखिए, तस्वीर साफ रूप से इशारा करती है कि अजीत डोभाल जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, वो शोपिया जैसे एरिया में गए जहां सबसे ज्यादा आतंकवाद का दंश रहा है। वह किसी श्रीनगर या ऐसे सेफ जगह पर नहीं है कि जहां सब पॉलिटिकल लीडर्स आराम से चले जाते हैं। आप देखेंगे अजीत डोभाल जिस जगह पर गए वहां पर जम्मू कश्मीर के स्थानीय लीडर जाने में भी डरते हैं बिना सुरक्षा के। तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार ने यह सीधा साधा संदेश देने की कोशिश की वहाँ के दहशतगर्दियों को, वहाँ के अलगाववादी ताकतों को, कि अब केंद्र सरकार
सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति है और अब उन्हें सुधरने का समय आ गया है। अब केंद्र सरकार वहां पर शिक्षा के क्षेत्र में निवेश करेगी, वहां के लोगों को शिक्षा उपलब्ध होगी, बेहतर स्वास्थ्य उपलब्ध होगा, बेहतर रोजगार उपलब्ध होगा। और जो मोदी सरकार का नारा रहा है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, वो जम्मू कश्मीर भी लागू होगा और वहां के लोग भी अब बेहतर जिंदगी को अग्रसर होंगे। सरकार ने साफ संदेश दिया है कि अब जम्मू कश्मीर भारत के अन्य राज्यों के समान है और केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ यहाँ के आम नागरिकों को मिलेगा। जी क्योंकि अनूप जी, अगर जिस तरीके से सर बता रहे हैं यहाँ पर समीर जी कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास जो अब नया नारा आया है यहाँ पर मोदी 2.0 के अंदर, वो सबका विश्वास अब यहाँ पर जीतने में कामयाबी हासिल होती नजर आएगी। क्योंकि कश्मीरी अपने आप को इंडिया से अलग समझते थे, हालांकि कभी भी इंडिया ने कभी भी कश्मीरों को ऐसा नहीं समझा है। कश्मीर हमारा ही मुल्क का हिस्सा है और हमेशा रहा था और हमेशा ही रहेगा। लेकिन अब आने वाले वक्त में जो विश्वास जीतने की बात कही जा रही है, जो भरोसा जीतने की बात कही जा रही है, वो भी बेहद अहम है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो लोग इस चीज की मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन उनको समझाने की जरूरत है कि भाई आप ही हमारे लोग हैं और ये सब आपके ही फायदे के लिए किया गया है। जी बिल्कुल, जो अजीत डोवाल जी वहाँ गए हैं वो इसी लिए गए हैं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो होते हैं वो यही इसी तरह के होते हैं। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में कुछ और नेता भी जाएंगे और मुझे मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं शायद 15 अगस्त को मोदी जी भी शायद वहां जाए, जो कि एक बहुत ही बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हो सकता है। हाँ। बाकी लोग इसको नकारते हैं कि नहीं जाएंगे, नहीं जा पाएंगे, हाँ। इतनी सिक्योरिटी नहीं है वहां पे। बट मेरा ऐसा मानना है, वहां का बाशिंदा होते हुए मैं ये चाहूंगा कि मोदी जी वहां आए, पूरी दुनिया को दिखाएं कि वहां पर कितनी अमन और शांति है। इस डिसीजन जो उन्होंने लिया है यूनियन टेरिटरी बनने के बाद। और वहां के लोगों को भी मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा कि आप समझें कि आने वाले डेवलपमेंट्स जो आने वाले हैं उसके बारे में सोचें। बिल्कुल, ये समझना होगा लोगों को कि आने वाला वक्त जो है वो उनका है और आने वाले वक्त जो है वो नए कश्मीर का है, नया सवेरा होगा, नई उम्मीद के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सभी कश्मीरियों को ये बात वाज़ेह होनी चाहिए कि आने वाले वक्त में जो कश्मीर है वो एक नया कश्मीर बनने जा रहा है, बेहतर कश्मीर बनने जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर हालात काबू में हैं, वहां पर लोगों की जिंदगी पटरी पर लौट रही है। हालांकि सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजामात है और लोगों की आमदोरफ्त के लिए जरूरत के पेश नजर पास की सहूलत भी मौजूद है। लोग घरों से निकलकर बाजारों का रुख कर रहे हैं। हालांकि अस्पतालों में एम्बुलेंस की कमी से हामला खातून को परेशानी जरूर है और वहां के हालात का जायजा लिया जी मीडिया नुमाइंदे सैयद तजुम्मल ने। घाटी में तीसरा दिन और तीसरे दिन के मौके पर भी लगातार बैरिकेड्स जो हैं वो लगे हुए हैं। रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं और सुरक्षा बलों की जो बड़ी तैनाती लगातार 2 दिन रही, इसमें आज तीसरे दिन भी वही सिलसिला है। अगरचे कल से नाके जो लगे थे वो 50 मीटर पे थे, आज उन्हें मजीद नज़दीक कर दिया गया और करीबन 10 से 20-25 गज की दूरी पर आपको अगला नाका जो है वो दिखेगा। इधर गवर्नर ने कल रात सिक्योरिटी रिव्यू की मीटिंग की, आर्मी के कमांडर्स ने जम्मू में मीटिंग की और सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह आज खुद इस सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। जबकि घाटी में जो मेन स्ट्रीम लीडरान हैं, जिनमें उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, इमरान रजा अंसारी, सज्जाद गनी लोन समेत कई लीडरान जो हैं उन्हें नज़रबंद करने के बाद स्पेशल कस्टडी में रखा गया है। हमने कई अस्पतालों का भी रुख किया। ललदत अस्पताल श्रीनगर में एम्बुलेंसेस न होने की वजह से जो एक्सपेक्टेड मदर्स हैं, जब उन्हें वहां पहुंचना था तो काफ़ी दिक्कत है कि इन एम्बुलेंसेस न होने की वजह से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स टेरिशरी से यहां तक पहुंचने में काफ़ी परेशानी है। डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह के मुताबिक सिचुएशन को मॉनिटर किया जाता है डाउनटाउन के सैदा कदल से लेकर बाकी जगहों तक, जबकि लो लाइन एरियाज में रामबाग, महजूर नगर, नटीपोरा और आसपास के इलाकों में लगातार कल शाम से जो है पत्थरबाजी के सिलसिले चलते रहे और कई एक जगहों पर हमने देखा कि सिक्योरिटी फोर्सेस को सिचुएशन डील करने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक एदाद शुमार के मुताबिक 8000 मजीद सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो कश्मीर पहुंच चुके हैं। श्रीनगर और बाकी इलाकों में वो इस वक्त कई एक जगहों पर नाकों पे लगे हुए हैं। 144 धारा लगातार नाफिज है, जिसमें डाउनटाउन के तहत आने वाले 8 पुलिस स्टेशनों के बाहर जो तैनाती अमल में लाई गई है, वहां पर अभी कोई रिलैक्सेशन का मूड फिलहाल प्रशासन के
हुए नजर में नहीं आ रहा है। सिचुएशन को मॉनिटर करने के लिए हमने आम लोगों से भी बातचीत की, जो लोग प्रशासन में हैं, और आम लोगों से भी बातचीत की। कह रहे थे कि आज का तीसरा दिन कोई तब्दीली नहीं है। पुलिस और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या जो मुलाजिम हैं उनके पास जो अपने पास हैं डिपार्टमेंट के, उनको चेक करने के बाद आगे बढ़ने की इजाज़त दी जाती है। अब जो दिन आगे बढ़ेगा देखना होगा कि कश्मीर और जम्मू और बाकी एरियाज में जो सिचुएशन है वो कौन सा करवट लेती है। फारूक वानी के साथ तजमुल इस्लाम, जी मीडिया, श्रीनगर, कश्मीर। जम्मू में आज तीसरे दिन हालात मामूल पर हैं। हालांकि सिक्योरिटी के मद्देनजर जम्मू में दफा 144 नाफिज है, लेकिन आज लोगों को बाहर आने जाने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही है। जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहे हैं, लेकिन लोगों को अपनी गाड़ियों से आने जाने दिया जा रहा है। और सिक्योरिटी को देखते हुए आज भी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी मुस्तैदी से हालात पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं लोगों का कहना है कि वजीर आजम ने वो कर दिया है जिसका कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता था। लेकिन जम्मू के लोग जम्मू को अलग रियासत के रूप में देखना चाहते हैं और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में वजीर आजम उनकी इस ख्वाहिश का भी ध्यान रखेंगे। सबसे पहले मोदी जी को बधाई, अमित शाह जी को बधाई, भारत के राष्ट्र को बधाई और हर एक नागरिक भारत का बहुत जबरदस्त गात हुआ है। और एक पहला डिसाइसिव कदम भारत सरकार ने उठाया है जिसकी मदद से आगे आने वाले समय में के एडमिनिस्ट्रेटिव अपरेटस के माध्यम से, उन सारे अनरिटन एग्रीमेंट्स के माध्यम से, जिन एग्रीमेंट्स के आधार पेगा और राज्य देश से अलग हो जाएगा, वो उनकी बेवकूफी की तरफ देखो। तो क्या लगता है इस्लामो फैसिस्ट जो लोग हैं उनको क्रश करने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ज्यादा आसानी होगी? अब एक चीज खत्म हो गई, जो स्टेट स्पॉन्सर्ड सेपरेटिज्म था, जो स्टेट स्पॉन्सर्ड डेमोग्राफिक चेंज थी, जो स्टेट स्पॉन्सर्ड पैटर्नेज थी मुस्लिम कम्युनलिज्म को, जो स्टेट। जी मीडिया नुमाइंदे वादी के चप्पे चप्पे से आपको हालात की खबर से बाखबर करने के लिए तैनात है। हमारे नुमाइंदे ने कारगिल में आम लोगों से बातचीत की और वहां पर हालात का जायजा लिया। को यहाँ की जनता की आवाज सुना रही है। लेह के बाद अब हम पहुंचे हैं कारगिल, और कारगिल का ये मुल्बिक चंबा इलाका है। यहाँ पर हमारे साथ तमाम ग्रामीण मौजूद है इस वक्त, जो कि बताएंगे कि उनकी यह मांग कितनी पुरानी थी और केंद्र सरकार के इस फैसले से वो कितना इत्तेफाक रखते हैं, उनका क्या नजरिया है और क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? केंद्र सरकार के फैसले को एक लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, मोदी सरकार का यह फैसला कैसा है? सबसे पहले मैं मोदी प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो कि हम 70 साल से हमारे यहाँ के लोग का मांग था कि हम कश्मीर से आज़ाद होकर एक यूटी की मांग कर रहा था, जो कि हमारे कुशोक बकुला जो बहुत ही पुराना हमारा मांग था। प्रदेश है, केंद्र से तमाम योजनाएं आएंगी जिनसे विकास होगा। इनका विरोध करने का अपना एक थिंकिंग होगा, लेकिन अभी 370 की वजह से इन जो स्पेशली जो मेजोरिटी पॉपुलेटेड एरिया और मेजोरिटी में जो खास लीडरों को ज्यादा बेनिफिट मिलते थे, तो उन बेनिफिट की चाह में अभी वो लोग विरोध कर रहा है। लेकिन हमें उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पाएंगे जो अब तक वो जनता के पैसे पे लूटते आए थे। आज तक वो लोग खूब 370 का मिस यूज किया है हर जगह। स्पेशली लद्दाख के लिए तो बहुत सारे मिस यूज हुआ है। लद्दाख के लिए बहुत सारे जो डेवलपमेंटल आज तक प्रोजेक्टों के लिए, रोड्स के लिए, बहुत सारे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमारा जो आवाम का रोना पड़ता था, वो सारा अब खत्म हो जाएगा। की तरफ से मैं उनका हम दिल की अमीर गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आज जो हमारे खित्ते लद्दाख का जो एक दिराना मांग रहा है पिछले 60-70 साल से कि हमको जम्मू कश्मीर में हमको हिंदुस्तान का जो हम अटूट एक अंग है उसको हमारा जो हक वो मिलना चाहिए। आप खुद देखिए यहाँ के जो कितने इश्यूज है, खासकर मैं नौजवानों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ के नौजवान कितने बेरोजगार है, कितने उनके इश्यूज है, एस्पिरेशंस है, ये सारा आज तक उन्होंने दबा के रखा है। जो इसका जिम्मेवार जो है आर्टिकल 370 था। कारगिल स्वागत कर रहा है केंद्र सरकार के फैसले का कि जो धारा 370 हटाया गया और यूनियन टेरिटरी बनाने का फैसला लिया गया। तो कुल मिलाकर अगर आप देखिए तो कारगिल और लेह को मिलाकर जो 2 जिले हैं, एक लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की घोषणा की गई है। अब उम्मीद यही जताई जा रही है कि इस इलाके की भी तस्वीर बदलेगी, क्योंकि अभी तक जो हुकूमत यहां पर लोग करते आए थे, जो राज चलाते आए थे, उन्होंने कभी भी कारगिल और लेह की तरफ ध्यान नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ कश्मीर की तरफ ही ध्यान देते रहे। अब इस हिस्से का भी विकास होगा, जो कि सीधे भारत सरकार से अब लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी होने के नाते जुड़ गया है।
कैमरामैन प्रशांत स्वामी के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, कारगिल, लद्दाख। जम्मू का दिल कहे जाने वाला सिटी चौक जो पुराने जम्मू शहर के चारों अहम बाजारों को जोड़ता है। दफा 370 को हटाने के बाद मुजाहरा हो या फिर राम जन्मभूमि के लिए एहतजाज, सिटी चौक इस बात का गवाह रहा है। आज यहाँ के लोग खुश हैं। हमारे नुमाइंदे राजू किरनी ने वहाँ के हालात का जायजा लिया। जम्मू का ऐतिहासिक सिटी चौक दफा 370 जाने के बाद ये चौक की फिजाएं भी आज जो है काफी खुश रही हैं। ये जो पीछे का इलाका आप देख सकते हैं, ये ऐतिहासिक चौक इसलिए भी यहाँ पे कहा इसको जा सकता है कि यहाँ पे पुराने जम्मू शहर के 4 बाजार जो थे, मेन बाजार थे, वो यहाँ पे आके मिलते थे। कैसा महसूस करते हैं? नहीं, बहुत अच्छा है जो दफा 370 तोड़ा, ये बहुत अच्छा किया। अगर सेंटर के साथ नहीं, बहुत अच्छा किया। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि श्रीनगर के और जम्मू के जी शोर लोगों से भी मीटिंग करनी चाहिए थी, इस बारे में इत्मीनान में लेना चाहिए था सबको। आप जो है, आप बताइए, आप भी जो है इस एजिटेशन में शामिल रहे। यहाँ पे जो हंगामे होते थे, जुलूस निकलते थे, गिरफ्तारियाँ होती थी, तो आज जो है यहाँ पे इसी चौक पे खड़े होकर कैसा महसूस कर रहे हैं? ऐसा कार्य है जो मोदी जी ने और अमित शाह जी ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जनता को एक तोहफा दिया है। इसके लिए हम उनको तहे दिल से उनका धन्यवाद करते हैं। कल तक जम्मू में 2 झंडे हुआ करते थे, एक नेशनल फ्लैग, एक स्टेट का फ्लैग होता था, आज एक झंडा है। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी का एक माहौल है जी पूरे जम्मू में या पूरे देश भर में जो 370 हटी है। और अगर आप आज यहाँ आए और ये पूछ रहे हैं ऐतिहासिक चौक के बारे में, मुझे आज भी याद है इतनी एजिटेशन हम लोगों ने की है भाजपा के ध्वज के नीचे। और लीडर जो हमारे यहाँ युद्धवीर सेठी जी, इनके नेतृत्व में हमने कितनी बार सेक्टेड यहाँ से गए हैं। राम मंदिर जी का वहाँ पे जाके हम माथा टेकते थे और यहाँ पे एक हमारा पॉइंट होता था इकट्ठे होने के लिए। और लेकिन वो जो एजिटेशन हमने की, एक अच्छी बात है कि हम लोगों ने जो मिन्नतें की हैं आज उसका जो फल आया। आप भी जो है इन एजिटेशंस में हैं, क्योंकि आपने भी काफ़ी उम्र देख ली, एजिटेशन भी काफ़ी देख ली। कितना आज अपने आप को खुश महसूस करते हैं कि आपकी जो है मेहनत सफल हुई, एजिटेशन सफल हुई यहाँ पे? बिल्कुल जी, आज जो हमारी मेहनत सफल हुई है, ये सब हमारे जम्मू वासियों की मेहनत सफल हुई है, क्योंकि ये जो चौक है इस इतिहास का गवाह है। जो अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। बाहर के लोग आएंगे, यहाँ पे आएंगे, हर तरह से खुशी है, माहौल है खुशी का। मैं हर तरह हर जनरेशन के यहाँ पे लोग मौजूद हैं। वो लोग जिन्होंने रोटी एजिटेशन प्रजा परिषद की थी उसमें हिस्सा लिया, उसके बाद राम जन्मभूमि आंदोलन में हिस्सा लिया, उसके बाद जो है 370 के आंदोलन तो चलते रहता था उसमें हिस्सा लिया, और उसके बाद बाबा अमरनाथ लैंड जो डिस्प्यूट था 370 की वजह से, जिसका यहाँ पे 2 महीने तक यहाँ पे एजिटेशन चलती रही। इसी हिस्टोरिक चौक से जो है उस एजिटेशन को जो है लीड किया जाता था और यहीं पे लोगों के ऊपर पुलिस की तरफ से लाठियां बरसाई जाती थी। आज यहाँ की फिजा भी खुश है और यहाँ के लोग भी खुश। रियासत के साबिक स्पीकर निर्मल सिंह ने अपनी कार से जम्मू कश्मीर का परचम हटा दिया है। आर्टिकल 370 को हटाने को लेकर बिल लोकसभा से पास होते ही निर्मल सिंह ने कार से ये परचम हटा दिया है। उन्होंने कहा है कि मामले में सरकार का नोटिफिकेशन आते ही उन्होंने अपनी गाड़ी से जम्मू कश्मीर का परचम हटा लिया है। मरकजी हुकूमत की जानिब से जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म करने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात को देखते हुए जम्मू कश्मीर बाकी हिस्सों की तरह ही पुंछ में भी दफा 144 लगा दी गई थी, जो कि आज तीसरे दिन भी जारी है। पुंछ में मोबाइल इंटरनेट खिदमात भी 3 दिनों से बंद है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पुंछ शहर को लगने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। वहीं पुंछ के जिला तरक्याती कमिश्नर राहुल यादव ने पुंछ के लोगों से अमन बनाए रखने की अपील की और लोगों से किसी भी अफवाह पर यकीन न करने की बात कही है और कहा है कि पुंछ में आपसी भाईचारा बनाए रखें। जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट को पीसफुल बनाए रखने में इसी तरीके से वो मदद करें, और अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो फौरी तौर पर जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है, जो आसपास उनके जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उनके थ्रू वो हमें इन्फॉर्म करें। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से हमारे पुंछ में हमेशा से ही पीसफुल स्थिति बनी रही है और कोई भी अगर इशू होता है तो उसका एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से रेजोल्यूशन निकाला जाता है। कोई भी अगर जो है अगर इशू होता है तो मैं इस बार भी उम्मीद करता हूं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में जो स्थिति इसी टाइप से पीसफुल बनी रही है। कश्मीरी पंडितों की तंजीम पनून कश्मीर की जानिब से जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जहां पर रियासत को यूनियन टेरिटरी बनाए जाने पर शुक्रिया अदा किया गया और इस फैसले को तारीखी करार दिया गया। वहीं कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के लिए अलग से एक रियासत बनाने की अपनी मांग उन्होंने दोहराई। उनका कहना था कि अपने ही मुल्क में आज वो पनाह गुज़ीरों की जिंदगी गुजार रहे हैं और हुकूमत को अब उनकी मांगों को ध्यान में रखकर
उनका हक देने पर गौर करना होगा। और इस्लामिस्ट आतंकवाद जो चल रहा है कश्मीर में, इसकी कमर टूटे और कश्मीरी पंडितों की वापसी हो, जम्मू के लोगों की जनाकांक्षाएं और लद्दाख के लोगों की जनाकांक्षाएं और उसका सम्मान हो, और एक कॉर्डिफिकेशन करते हुए कश्मीर घाटी के अंदर पनन कश्मीर की मांग है कि एक होमलैंड का निर्माण किया जाए। उसके लिए हमने ये आवाज आज रिलीजियस फैसिस्ट विचारधारा है, इसको पूरे विश्व के सामने लाना चाहिए। और वो कहने के लिए कश्मीर घाटी में हिंदुओं का जिनोसाइड हुआ है, इस बात को औपचारिक लेवल पे हाई स्तर पे मानना चाहिए, और साथ में इस जिनोसाइड का रिवर्सल करना है। और हमारा मानना है कि रिवर्सल होगा यूनियन टेरिटरी के निर्माण से ही। तो हमने नए कश्मीर की ताज़ा तस्वीरें आपको दिखाई। शुरुआत के अंदर हमने दिखाया था कि NSA अजित डोवाल पहुंचे हुए हैं और उन्होंने वहां पर जो सबसे जहां पर दहशतगर्द सबसे ज़्यादा होते हैं और वहां का इलाका जो कि शोपियां है, वहां पर वो पहुंचे और वहां पर बिरयानी का लुत्फ़ उन्होंने उठाया और साथ ही जो तमाम लोग थे वो मौजूद थे, उन्होंने उनसे बातचीत भी की। और इसके अलावा हमने दिखाया आपको कि किस तरीके से जो ये देखिएगा दूसरी जगह की तस्वीरें भी जहां पर ज़िंदगी मामूल पर होती नज़र आ रही है। लोग अपने अपनी जो गाड़ियां से जाते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, लेकिन धीरे धीरे करके ज़िंदगी जब मामूल पर आ रही है, लोगों को समझ में आ रहा है कि जो चीज़ें हैं वो बेहतर हुई हैं उनके लिए और आगे आने वाले वक्त में रोज़गार के मौके भी पैदा होंगे। और रोज़गार के जैसे ही मौके पैदा होंगे तो लोगों के अंदर साथ साथ डेवलपमेंट भी बढ़ेगा। और इस वक्त ये दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, एक NSA अजित डोवाल की जहां पर वो लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, बिरयानी खाते हुए नजर आ रहे हैं, और दूसरी तस्वीर देख रहे हैं आप जहां पर जी मीडिया नुमाइंदे अलग अलग जगहों पर पहुंचकर ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट हमें बता रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिर वहां पर ज़िंदगी किस तरीके से मामूल है। लोग अपने अपने जो गाड़ियाँ हैं उनसे एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं तीसरी तस्वीर जो हमने आपको दिखाई है वो ये है कि पहले 2 झंडे हुआ करते थे, 2 परचम हुआ करते थे, एक जम्मू कश्मीर का और एक नेशनल फ्लैग, लेकिन अब जम्मू कश्मीर का फ्लैग वहां पर उतार दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से पहले अलग से झंडा हुआ करता था लेकिन अब इसको उतार दिया गया है। ये भी हमने आपको दिखाया जहां पर रियासत के साबिक स्पीकर निर्मल सिंह ने अपनी कार से जम्मू कश्मीर का परचम हटा दिया है। आर्टिकल 370 को हटाने को लेकर लोकसभा में जैसे ही बिल पास हुआ उसके बाद निर्मल सिंह ने कार से यह परचम हटा दिया। उन्होंने कहा है कि इस मामले में हुकूमत का नोटिफिकेशन आते ही उन्होंने अपनी गाड़ी से जम्मू कश्मीर का परचम हटा दिया है। तो ये भी तस्वीर है जो अपना आप में बयां कर रही है कि अब एक मुल्क है, एक झंडा है और एक ही कानून हर जगह पर नाफिज होगा। पहले की ये तस्वीर है जब 2 झंडे हुआ करते, 2 परचम हुआ करते थे कश्मीर के अंदर, एक तरफ तिरंगा लगता था और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर का अपना अलग। और अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये ज़िंदगी के मामूल होती तस्वीरें हैं जहां पर लोग अपने अपनी गाड़ियों से एक जगह से दूसरी जगह पर आमदोरफ्त करते नजर आए। हालांकि अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चलने की बात कही जा रही है कि कुछ दिनों में वो भी मामूल पर हो जाएगा और साथ ही जो इंटरनेट सेवाएं मुअत्तल की गई है या फिर बैंकिंग जो सर्विसेज है वो भी बंद है, उन सभी को भी जल्दी ही ठीक कर दिया जाएगा। वो भी अपनी रोज़मर्रा की तरह काम करनी शुरू कर देंगी। और चलिए बात कर लेते हैं सुषमा स्वराज की, जो कि अब हमारे बीच नहीं रही हैं। जिस दिन हिंदुस्तान में तारीख कायम हुई उसी दिन बीजेपी की बेबाक लीडर हमारा साथ छोड़ गई। उनकी आखिरी ख्वाहिश थी मुल्क के लोगों के लिए ही वक्त थी और इंतकाल फरमाने से कुछ घंटे पहले ही सुषमा स्वराज ने जो आखिरी ट्वीट सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था वो जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को लेकर ही था। सुषमा स्वराज दुनिया से जाते जाते भी कश्मीर से 370 को हटाए जाने का इंतजार कर रही थी। सुषमा स्वराज ने 1996 में पार्लियामेंट में जो अपनी ख्वाहिश जताई थी, शायद वो उसे सच होते देखने का ही इंतजार कर रही थी। और ये इत्तेफाकी है कि उस ख्वाहिश के सच होने के दिन ही उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इंतकाल के कुछ घंटे पहले ही सुषमा स्वराज ने 6 अगस्त शाम 7:30 बजे अपने आखिरी ट्वीट सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। इस ट्वीट में सुषमा स्वराज ने आर्टिकल 370 के बारे में लिखा था। उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री जी आपका शुक्रिया, मैं अपनी जिंदगी में इस दिन को देखने का ही इंतजार कर रही थी। मंगल की शाम किया गया ये ट्वीट उनका आखिरी ट्वीट बन गया। उनके इस आखिरी ट्वीट के लफ्जों ने उनके चाहने वालों को दुख के साथ झकझोर कर रख दिया।
ये पहला मौका था जब सुषमा स्वराज ने जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 को हटाए जाने पर खुशी जताई थी। पीर को भी राज्यसभा में बिल पास होने पर उन्होंने ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था कि मैं वजीर खारजा को लोकसभा में उनके शानदार मुजाहरे के लिए मुबारकबाद देती हूँ। सुषमा स्वराज ने 1996 में आर्टिकल 370 को लेकर पार्लियामेंट में तारीखी खिताब किया था। अपने खिताब में सुषमा स्वराज ने कहा था, बीजेपी जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के लिए कमिटेड है। क्योंकि हम वंदे मातरम गाने की वकालत करते हैं। हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए लड़ते हैं। हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम धारा 370 को समाप्त करने की मांग करते हैं। हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम हिंदुस्तान में गोरक्षा के वंश और वर्धन की वकालत करते हैं। हाँ अध्यक्ष जी, हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम हिंदुस्तान में समान नागरिक संहिता बनाने की बात करते हैं। हम सांप्रदायिक हैं अध्यक्ष जी क्योंकि हम कश्मीरी शरणार्थियों के दर्द को जबान देने का। इसके बाद भी ऐसे कई मौके आए जब सुषमा स्वराज ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने की बात कही थी। साल 2007 में भी एक सभा में उन्होंने एक निशान, एक विधान, एक प्रधान का संकल्प दोहराते हुए दावा किया था कि बीजेपी जब भी मरकज में हुकूमत में आएगी इसे हटाया जाएगा। लेकिन जब सुषमा स्वराज का ये सपना पूरा हुआ तो वो दुनिया को अलविदा कह गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।